Hello everyone, how are you all? If you are studying in 10 CBSE board और आपके लिए एक मज़ेदार वीडियो लेके आया हूँ बेस्ड ऑन केस स्टडी क्वेश्चंस। यस, आपके इस साल के जो ब्लूप्रिंट्स है मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चंस है उसमें 12 मार्क्स के यानी कि 4 मार्क्स के 3 आपके केस स्टडीज पूछने वाले हैं। और केस स्टडी में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है हमारे स्टूडेंट्स को, क्योंकि टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस तो आप सॉल्व कर लेते हो, एमसीक्यू भी आ जाते हैं, वीएसक्यू भी आ जाएंगे, लेकिन जो केस स्टडी रहता है वो केस स्टडी में इतना प्रॉब्लम होता है कि कई बार स्टूडेंट्स पढ़ते नहीं हैं, प्रॉपर रीडिंग नहीं करते, उसमें क्या दिया होता है वहाँ से क्या आंसर निकालना है और कैसा क्वेश्चंस पूछा है। और मैक्सिमम क्वेश्चंस में हमारे प्रॉब्लम होता है क्वेश्चन को समझने में कि भाई क्या दिया हुआ है, मैक्सिमम लेंथ, मिनिमम लेंथ, एरिया, वॉल्यूम क्या है, उसका प्रॉपर कैसा दिया गया है, सेंटेंस कैसे मिक्स किया है। सो 4 मार्क्स का आपका आज का मैं क्रैक करने वाला हूं आपके मैथ्स के केस स्टडी के क्वेश्चंस। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक पीडीएफ की भेज दी है। ऐसा 20 केस स्टडीज के क्वेश्चंस पहले डाउनलोड कर लीजिए, देख लीजिए, ठीक है। 1 बाय 1 हम सॉल्व करेंगे। ओके, आज के इस वीडियो में चलते हैं। पहले आप फर्स्ट ऑफ ऑल ये वीडियो को पॉज कर लो और वीडियो के जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसको डाउनलोड कर लो, ठीक है। फिर बाद में हम मिलते हैं। चलिए सो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चंस के साथ। पहले 3-4 क्वेश्चंस जो है वो आपके सैंपल क्वेश्चन पेपर जो सीबीएसई बोर्ड्स ने निकाले हैं उस हिसाब उसके मैंने कॉपी पेस्ट ही करके केस स्टडीज दिया हुआ है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। आप देख सकते हो अभी प्रॉब्लम क्या होता है कि कई बार पैराग्राफ बहुत लंबा दे देते हैं, उसमें से कुछ निकलता नहीं है, जो मेन पार्ट है वो हमारे नेक्स्ट या क्वेश्चंस में मिलता है। तो कई बार ऐसा भी दिक्कत होता है। तो अभी ये जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है उसमें 2 फिगर दिए हुए आपको दिख रहा होगा, टाइलिंग टेसलेशंस, फ्लैट सरफेसेस कवरिंग फ्लैट, सब कुछ पूरा स्टोरी जैसा दिया हुआ। जो पैराग्राफ है ट्रायंगल, स्क्वायर, हेक्सागन, जब तक उसका कोई मीनिंग नहीं है, कोई फिगर, कोई काउंटिंग मेथड या कोई नंबर्स उसमें दिया ही नहीं है। सीधे नीचे आ जाओ, जो फिगर मेन है, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की फिगर है वो आप उठाओ, ठीक है। एक पूरा बॉक्स जो बनाया हुआ है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का वहां उठाओ, उसमें से क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। अलग अलग तरीका है क्वेश्चन सॉल्व करने का। सो फर्स्ट, व्हाट इज द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट बी एंड एफ। चलो 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 अंदर देखो आप, बी का कोऑर्डिनेट्स कौन सा मिल रहा है। तो बी का कोऑर्डिनेट्स मुझे मिल रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट 1 मिल रहा है और वाई कोऑर्डिनेट 2 मिल रहा है। आपको मिल गया कि नहीं मिल गया, देख लीजिए एक बार। चलिए एफ का कोऑर्डिनेट -29। हाँ, इसके लिए अगर आप सेकंड मोबाइल में अगर पीडीएफ हो तो वहाँ पे भी देख सकते हो, या फिर पहले प्रिंट आउट निकाल लो फिर बाद में सॉल्व करो, आप पे डिपेंड है। तो एफ का देखो कोऑर्डिनेट्स मुझे तो दिख गया है, आपको दिख गया है -2 and 9। सो अभी क्या पूछा है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट। सो लाइन सेगमेंट यानी क्या, x2 - x1 होल स्क्वायर, y2 - y1 होल स्क्वायर। सो -3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर 43। इज इट ओके? यस, सॉरी 49 यानी 58। अभी उसको कुछ करना नहीं है, स्टोर करके आगे चलो। चलो टोटल 4 मार्क्स का क्वेश्चंस आएगा आपका केस स्टडीज में। द सेंटर z ऑफ फिगर, मस्त क्वेश्चन है। द सेंटर z ऑफ द फिगर विल बी पॉइंट ऑन द इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अभी WXOP पहले तो ढूंढो फिगर में क्या दिया हुआ है। शांति से एक केस स्टडीज को आप 2-5 मिनट दो, शांति से पढ़ो क्या दिया हुआ है, ठीक है। क्योंकि 12 मार्क्स जो हमको कवर करने हैं वो जैसे तैसे केस स्टडीज नहीं आएंगे। ये प्रैक्टिस करने के लिए मैं 20 केस स्टडीज दे रहा हूं आपको। सो W यहाँ पे है, X यहाँ पे है, फिर O उसके सामने है और P यहाँ पे है। तो आप कोऑर्डिनेट्स निकाल के देखो पहले। W का कोऑर्डिनेट्स क्या है बेटा, सो -62, यस। फिर X का कोऑर्डिनेट क्या है, -40। O का कोऑर्डिनेट्स क्या मिल रहा है आपको, 59। चलिए, और P का 311। सो ये यार हमारा क्या हो गया, एक रेक्टेंगल हो गया। ऐसा रेक्टेंगल बन रहा है, देखो मार्क करो। आपके पेपर में आप मार्क भी कर सकते हो, ठीक है, हाईलाइट कर सकते हो पेन से, पेंसिल से।
तो अभी इसका क्या पॉइंट फाइंड करना है, सेंटर पॉइंट यानी क्या, डायगोनल का मिड पॉइंट फाइंड कर लो, यानी सेंटर पॉइंट मिल गया। तो इसका मिड पॉइंट कैसे होगा, चलो मिड पॉइंट फाइंड करो। सो -6 + 5/2 2 + 9/2 यानी आंसर होगा -1/2 एंड 11/2। आ गया, सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलो थर्ड क्वेश्चन में और दिया हुआ है। सो व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑन y एक्सिस इक्विडिस्टेंस फ्रॉम A एंड G। चलो भाई ए को ढूंढो भाई, ए कहाँ पे है, ए हाँ मिल गया, -2 2, और G कहाँ पे है, -4 7। यस बराबर है। फिर से एक बार चेक कर लो, अगर कोई गलती हो गई तो प्रॉब्लम आ जाएगा। G यस -4 7। अभी इक्विडिस्टेंस, सो P मान लेते हैं कि 0y है। चलिए तो y की फॉर्मूला, y का आंसर लाना है, यानी PA = PG। सो 0 - -2 होल स्क्वायर प्लस y - 2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 - -4 होल स्क्वायर प्लस y - 7 होल स्क्वायर। मैं क्या करता हूँ, एक काम करते, दोनों साइड स्क्वायरिंग ले लो और ये ब्रैकेट ओपन कर दो। 4 + y² - 4y + 4, 16 + y² - 14y + 49। यस डन। चलिए 4y को वहाँ पे यहाँ पे ले जाओ तो 10y हो गया, हो रहा है ना, -4y + 14y 10y, 16 + 49 -8 करो, कितना आंसर आ रहा है, चलो 49 + 16 कितना हो रहा है, 65 - 8 57। इज इट ओके, यस बराबर है। 16 + 49 करो, चलो 16 + 49 करो, कितना होता है 65, बराबर है कि नहीं है। 65 में से 8 सब्ट्रैक्ट करो, सो 57। सो y की वैल्यू कितनी आई, 57/2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सो 57/2 तो 10। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑन y एक्सिस इक्विडिस्टेंस फ्रॉम A एंड G। तो भाई हमारा पॉइंट आ गया 0 57/10, फ्रैक्शंस में ही आएगा। एंड द लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। अरे यार ट्रेपेजियम का एरिया पता है आपको, ये AFGH ऐसा बन रहा है आपका ट्रेपेजियम, ठीक है, ऐसा बोला है ना AFGH। ए कहाँ पे है, AFGH। सो ट्रेपेजियम का एरिया की फॉर्मूला क्या होती है, हाफ इनटू पैरेलल साइड GH प्लस AF इनटू हाइट, ये हाइट ले लो H। सो मुझे बोलो GH का डिस्टेंस कितना है, एक ही लाइन में है, सो GH का दोनों में डिस्टेंस कितना होगा मुझे बताओ। H के कोऑर्डिनेट्स है -4 4 और 7, यानी GH का दोनों में डिफरेंस है 3। AF का कितना डिफरेंस है भाई, उसका y कोऑर्डिनेट्स 2 पे है और 9 है, यानी 7। और हाइट यानी इसका डिस्टेंस कितना है 2, बराबर है। सो 10/2 2 कैंसल, आंसर इज 10 यूनिट स्क्वायर। फर्स्ट केस स्टडी सॉल्व। पहले समझो, शांति से उसको पढ़ो, फिर सॉल्व करो। चलो आगे नेक्स्ट केस स्टडी में जाते हैं। अगेन फ्रॉम सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2023। ऑडिटोरियम है भरा हुआ, accommodate at least 1500 people, the chairs to be placed in the concentric circular, यानी कि भैया ऐसा है concentric, ठीक है। So in a such a way that succeeding circular row has 10 seats more than the previous one। अभी क्वेश्चन देख के पता चलना चाहिए कौन से चैप्टर का है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, क्योंकि सक्सीडिंग वेज में 10 सीट्स यानी डिफरेंस हमारा 10 मिल गया भाई। इन द फर्स्ट सर्कुलर रो देयर आर 30 सीट्स। चलो अभी क्वेश्चंस पढ़ो और सॉल्व करने लगो, चालू कर ही दो। इट हैज 30 सीट्स है, यानी फर्स्ट टर्म हमारा ए हो गया। हाउ मेनी सीट्स विल बी देयर इन द 10th रो, तो A10 फाइंड कर लो यार, A + n-1 इंटू D। पहले ही बोला मैंने कि आपको क्या पूछा गया है वो शांति से पढ़ो, पहले 2 मिनट 3 मिनट का टाइम दो, ठीक है, पैराग्राफ पढ़ो एक बार।
फॉर द 1500 सीट्स इन द ऑडिटोरियम हाउ मेनी रोज आर नीडेड टू बी देयर, यानी टोटल 1500 सीट्स है, यानी Sn इक्वल्स टू 1500 हो गया। चलो सो n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ए और डी की जगह पे वैल्यू पुट डाउन करो, ठीक है। 2a, ये दिस इज नॉट एमसीक्यू क्वेश्चन भाई, इसको शांति से ही सॉल्व करना पड़ेगा। 4 मार्क्स लेना है कि नहीं लेना है? चलो 2 को वहां जाने दो। $3000 60 minus 10 50n 10 कॉमन एंड कैंसल, सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया रे। 300 के फैक्टर्स निकालोगे 5 आए, 30 10, चलो 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 5 चाहिए मुझे, 5 चाहिए। 6 5 जा 5 2 जा 25 और 12, नहीं रे नहीं मज़ा आएगा। दूसरा कुछ निकल रहा है, 5 2 जा 10 30, नहीं दोनों के बीच में 20 का डिफरेंस, 5 का डिफरेंस चाहिए 30 के हिसाब से। सो 2 3 15 और 20 15 हो गया। सो n प्लस 20 n-15, क्यों सर -5? अरे यार ये +5n, सो n इक्वल्स टू -20 और +15, लेकिन -20 हम नहीं ले सकते क्योंकि नेगेटिव है। सो टोटल रोज कितने होंगे? 15 रोज की सीट्स में कवर हो जाएंगे। हो गया सेकंड क्वेश्चन। नाउ उसमें और में पूछा हुआ है 1500 सीट्स आर अरेंज इन ऑडिटोरियम, ओके पता है। हाउ मेनी सीट्स आर लेफ्ट स्टिल लेफ्ट टू पुट आफ्टर द 10th रो, 10 रो के बाद आपकी कितनी सीट्स बचती है? तो पहले 10 रो में टोटल सीट्स कितनी गई वो तो फाइंड कर लीजिए, S10 तो फाइंड कर लो भाई। तो 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है 5 60 प्लस 90 मेरे भाई, 60 प्लस 90 यानी कितनी? 150 इंटू 5 750। सो उसने क्या बोला है क्वेश्चन, अभी ये 750 इज नॉट द आंसर, फाइनल आंसर। हाउ मेनी सीट्स आर लेफ्ट आफ्टर द 10th रो? सीट्स आर लेफ्ट आफ्टर 10th रो, प्रॉपर लिखना पड़ेगा। सो टोटल कितनी सीट्स है? 1500, उसमें से 750 चला गया तो फाइनल आंसर कितना बचा? 750 ही बचेगा। आधा तो हो गया तो आधा हो गया, समझ रहे हो? ओके, नाउ देयर वेर 70 रोज इन द ऑडिटोरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। इफ देर आर 17 रोज इन द ऑडिटोरियम, ओके, यानी ये 15 वाला नहीं है, अभी नया क्वेश्चन बनाया है ये। अभी 70 रोज इन द ऑडिटोरियम, हाउ मेनी सीट्स विल बी देयर इन द मिडिल रो? तो अभी 17 रोज हो तो उसका मिडिल नंबर कैसे आएगा? यहां से आप 1 2 3 4 अप टू 17 करो तो 17 का मिडिल नंबर कैसे आता? मीडियन फाइंड करना है। यस, स्टैटिस्टिक का कंसेप्ट थोड़ा लगेगा इसमें। सो 17 का मिडिल टर्म कौन? 17 ऑड है तो 17 प्लस, याद है फॉर्मूला n+1/2 ऑब्जर्वेशन, ठीक है। वैसे तो स्टैटिस्टिक का सम नहीं है लेकिन उसमें हम मार सकते हैं मिडिल टर्म के लिए, यानी 17 + 1/2 यानी क्या हुआ बोलो? 17 रोज इन द ऑर्डर, हाउ मेनी सीट्स विल बी देयर इन द मिडिल रो? मिडिल रो कौन सी आई? 17 + 1 18/2, 18/2, यस 9। सो 9th A9 आपको फाइंड करना है। हो गया, A9 फाइंड कर दो, यू विल गेट दी आंसर। अभी A9 के लिए तो 10 + 8 × D हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, केस नंबर 3। चलो, ATC एयर ट्रैफिक कंट्रोल इज द सर्विस प्रोवाइडेड बाय द ग्राउंड। बोलो, पहले मैंने क्या बोला? पैराग्राफ में कुछ भी नहीं है, सिर्फ पढ़ लो। एयरक्राफ्ट अंडर द ग्राउंड थ्रू द गिवन सेक्शन ऑफ कंट्रोल एयर स्पेस कैन प्रोवाइड एडवाइजरी सर्विसेज टू एयरक्राफ्ट एंड नॉन कंट्रोल ट्रिग्नोमेट्री। ओके, हो गया, कुछ भी नहीं है। नीचे आओ। एट अ गिवन इंस्टेंस ATC finds that the angle of elevation of airplane from a point on the ground, ठीक है, ये एरोप्लेन है और ये पॉइंट है ग्राउंड का, उसका 60 डिग्री आ रहा है, ठीक है। यानी
थोड़ा यहाँ पे ले लो। ओके, नाउ द एलिवेशन चेंजेस 30 डिग्री। 30 डिग्री जाना है यानी प्लेन यहाँ पे जा रहा है, हमारा प्लेन आगे बढ़ रहा है। जितना एंगल दूर उतना एंगल, जितना एंगल छोटा उतना ऑब्जेक्ट दूर, ऐसा हमने पढ़ा था। ठीक है, सो 30 डिग्री है यानी कि दूर जा रहा है। सो द हाइट ऑफ द प्लेन रिमेन्स कॉन्स्टेंटली। ओके, यानी ये जो हाइट है वो 3000 इंटू √3 मीटर है। यूज द अबाव सिचुएशन। ओके, ड्रॉ द नीड लेबल्ड फिगर टू शो द अबाव सिचुएशन डायग्रामेटिकली। तो हो गया, ये फिगर तो है ही हमारी। ठीक है, दिस इज एरोप्लेन पोजीशन ए, दिस इज बी, इसको सी पॉइंट बोलो, इसको डी ले लो, इसको ई ले लो, तो लेबलिंग भी हो गया। ठीक है, डिस्क्रिप्शन लिखना है तो ले सकते हो। ए एंड बी आर पोजीशंस ऑफ एयरप्लेन या एयरक्राफ्ट, जो भी दिया है। ठीक है, सी इज द पॉइंट ऑन ग्राउंड। हाँ, चैप्टर 9 का सम है ना, एप्लीकेशन टू डिग्रोमेट्री। चलिए, हाइट दिया हुआ है, एडी बोलो या बीई बोलो, दे आर 3000। ये दोनों का डिस्टेंस हम डी ले लेते हैं क्योंकि उसका कुछ पूछा होगा बाद में। सो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द प्लेन इन 30 सेकेंड्स। ये 30 सेकेंड्स में कितना ट्रैवल किया होगा, व्हाट इज द डिस्टेंस। सो 30 सेकेंड्स में कितना ट्रैवल किया है, यानी मुझे ये डी फाइंड करना है, मैंने पहले तो बोला था। चलो, सो उसके लिए ये डी ले लो तो ये एक्स ले लो, सी डी को एक्स अज्यूम करो, डी ई को डी अज्यूम करो। चलो, पहले कौन सा ट्राइंगल लेंगे भाई। ठीक है, छोटा वाला लेते हैं, ट्राइंगल ए सी डी 1060, ए डी अपॉन सी डी √3। ए डी कितना है 3000 √3 अपॉन सी डी बोले तो x, √3 कैंसल, सो x इक्वल्स टू 3000 मीटर यानी 3 किलोमीटर। ठीक है, 3 किलोमीटर। अभी दूसरा ट्राइंगल लो, बड़ा वाला, बी ई सी, ये 90 होगा सब कुछ। सो बी ई सी में 1030 बी ई अपॉन सी 1/√3, बी ई सी ओ डी प्लस एक्स। चलो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, डी प्लस एक्स इक्वल्स टू √3 इंटू √3। समझो, √3 इंटू √3 यानी 3, यानी कि 9000 हुआ। ये x क्या है भाई 3000, तो डी कितना आया 6000 मीटर। सो द सेकेंड क्वेश्चन इज ऑल्सो सॉल्व। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द प्लेन इज इन 30 सेकेंड इज 6000 मीटर यानी कि 6 किलोमीटर। 30 सेकेंड में इतना डिस्टेंस काट लिया भाई। कीपिंग द हाइट कॉन्स्टेंट ओके ड्यूरिंग द अबव फ्लाइट। ठीक है, और का क्वेश्चन है, ऑब्जर्व दैट द आफ्टर 15 √3 - 1 seconds the angle of elevation change to 45 degree. How much the distance travel by the duration? अभी थोड़ा फिगर में चेंज करते, देखो क्या बोला है उसने, 45 डिग्री हो रहा है यानी कि 60 और 30 के बीच में जा रहा है। अभी 30 सेकेंड्स नहीं है, 30 सेकेंड्स से कम ही होगा, तो प्लेन यहाँ पे कुछ मिल रहा है मुझे, हाइट सेम ही है और ये एंगल 45 ले लेते हैं। तो ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है वो कितना काटा होगा मेरे भाई। तो मान लो कि ये तो x रहेगा ही रहेगा, ठीक है, ये तो x रहेगा ही रहेगा। यहाँ से ये डिस्टेंस एक नया मान लो कि ये f पॉइंट है और इसको बोल दो कोई डिस्टेंस d2, ठीक है। चलिए बढ़िया, तो अभी मुझे d2 फाइंड करना है। सो हाउ मच डिस्टेंस ट्रैवल इन दैट ड्यूरेशन। चलो तो फिर 1045 लेके चलते हैं। ओके, ये एक पोजीशन मान लो कि भाई g है, सो gf अपॉन cf। 1045 तो 1 होगा भाई, gf कितना है, वो तो हाइट सेम ही रहेगी, ऐसा ही बोला है उसने।
सी एफ यानी क्या, x प्लस डी टू, एक्स प्लस, ये तो मुझे पता नहीं है ना, यही तो मिस्टेक है। चलो x प्लस डी टू 3000√3, तो 3000√3 माइनस 3000, सो 3000 कॉमन, √3 माइनस 1, सो इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा और में। व्हाट इज द स्पीड ऑफ प्लेन इन द किलोमीटर पर आवर? यस यस यस, किलोमीटर पर आवर स्पीड। तो स्पीड बोले तो क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अरे मेरे भाई ये डिस्टेंस कितना काटा पहले वाले केस में, 6 किलोमीटर काटा है। ओके 6 और सेकंड कितने लगे, अभी तो आर में पूछा है उसने। देखो 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 देखो, ये क्या होएगा, ठीक है, 200 मीटर पर सेकंड की स्पीड है। दिस इज नॉट अ फाइनल आंसर। क्या, फिर से मैं बोल रहा हूं, दिस इज नॉट अ फाइनल आंसर, ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है। ओके तो अभी इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, किलोमीटर आर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 200 अपॉन 1000 और सेकेंड को आर में कन्वर्ट करना है, यानी 60 इंटू 60 ऊपर मल्टीप्लाई करो। अरे यार मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो भाई 1 मीटर इज इक्वल्स टू 1000 किलोमीटर और 1 सेकेंड इज इक्वल्स टू 1/60 इंटू 60 आर। सो वही किया मैंने, ठीक है, 1 2 3 1 2 3, ठीक है, 12 और 60, 720 किलोमीटर पर आवर की हमारे प्लेन की स्पीड होएगी। रे बाबा, पहले ही बोल रहा हूं केस स्टडी क्वेश्चंस में डिफिकल्टी कुछ भी नहीं है, लेकिन हम क्वेश्चंस को कैसे पढ़ते हैं, कैसे इंटरप्रेट करते हैं, उस हिसाब से आंसर लाना पड़ेगा, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 4, इन द मंथ ऑफ, हाँ यहाँ पे पैराग्राफ शांति से पढ़ो क्योंकि पैराग्राफ में ही फिगर्स दिया हुआ है, पैराग्राफ में ही सब दिया हुआ है। In the month of April June 2022, the exports of the passengers cars from the India increased by 26%. ठीक है, देखते हैं 21 to 22 के हिसाब से। A car manufacturing company planned to produce the 1800 cars in 4th and 2600 cars in, यह पक्का arithmetic progression है क्योंकि नीचे आप क्वेश्चंस भी पढ़ो, ठीक है, क्योंकि ऐसा दिया है। Assume the production increase uniformly, देखो uniformly वर्ड आया, फिक्स नंबर एवरी ईयर, यानी कि AP ही है 1800 और A8 2600, yes, so A plus 3D, A plus 7D। ओके एलिमिनेशन मेथड करते हैं, वो तो हम चैप्टर 3 में पढ़ चुके हैं। 800, चलो 200, फाइंड द प्रोडक्शन इन फर्स्ट ईयर, फर्स्ट क्वेश्चन, तो ए फाइंड करना है, तो ए इंटू, सो ए प्लस 600 इज इक्वल्स टू 1800, सो 1200, सो 1200 कार्स विल बी प्रोड्यूस्ड इन द फर्स्ट ईयर। फाइंड द प्रोडक्शन इन द 12th ईयर, यानी क्या फाइंड करना है, एकदम सिंपल सम है, A12, ए प्लस 11 इंटू ए रख लो वैल्यू, डी रख दो, योर आंसर इज देयर। फाइंड द टोटल प्रोडक्शन इन द फर्स्ट 10 ईयर्स, मैं नहीं करूंगा कैलकुलेशन, आपको ही देने वाला हूं, ठीक है, वैल्यू फाइंड करो, आंसर रख दो, आ जाएगा, कुछ उसमें कुछ नहीं है। और क्वेश्चन है, टोटल तो 3 ही क्वेश्चन पूछते, एक और में है, इन विच ईयर द टोटल प्रोडक्शन विल रीच टू 15,000 कार्स, यस, समझ लो, इन विच ईयर टोटल प्रोडक्शन, फटाफट से समझो क्या बोला है, इन विच ईयर द टोटल प्रोडक्शन विल रीच टू 15,000 कार्स। अभी जो क्वेश्चन है समझ लो भैया, समझ लो क्वेश्चन क्या है, इन विच ईयर द टोटल प्रोडक्शन, अभी टोटल प्रोडक्शन विल रीच टू 15,000 कार, यानी कि SN इक्वल्स टू 15,000 ले या AN इक्वल्स टू 15,000 ले। इन विच ईयर
द टोटल प्रोडक्शन विल रीच टू 15,000 कार। समझ रहे हो? ये ले कि ये ले भाई, AN ले कि SN ले, इसमें ही कंफ्यूजन है, इसलिए ये केस स्टडी एकदम हाई मोड पे चला जाता है। सोच लो सोच लो सोच लो। देखो क्वेश्चन क्या है, इन विच ईयर, देखो अभी ये ना इंग्लिश ग्रामर, इन विच ईयर द प्रोडक्शन टोटल बिकम्स एज 15,000, और एक ऐसा क्वेश्चन है इन हाउ मैनी ईयर्स, दोनों में समझ रहे हो कुछ? सो इन विच ईयर यानी कौन से साल में आपका 15,000 का टर्नओवर प्रोडक्शन हो रहा है, और कितने सालों में हो रहा है। कितने सालों में पूछे तो भाई SN, और कौन से साल में तो भाई AN। यहाँ पे इन विच पूछा है, सो A प्लस N-1 इंटू D इज इक्वल्स टू 15,000। A क्या है भाई? A 1200। D क्या है? D 200। सो आप फाइंड कर सकते हो अभी N-1, तो कोई डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। आंसर से मेरा मतलब नहीं, आपको समझ में आना चाहिए क्या फाइंड। अगर हाँ उसने बोला होता कि हाउ मेनी ईयर्स, इन हाउ मेनी ईयर्स द प्रोडक्शन बिकम्स एज 15,000, तो SN इक्वल्स टू 15,000 लेके आपको N की वैल्यू लानी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5th नंबर का क्वेश्चन, अगेन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अभी एक इसमें तकलीफ थोड़ी इसलिए हो रही है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सम है तो थोड़ा आपको अंदर पेपर के अंदर थोड़ा नोट डाउन करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं वीडियो में तो पूरी फिगर ड्रॉ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन आपकी जो फिगर दी हुई है उस हिसाब से BN, ठीक है, B फॉर भुज, N फॉर नागपुर, क्या है? ओके कुछ नहीं दिया हुआ है, नहीं N फॉर है ऊपर है नासिक, फिर P है, फिर L है, ऐसा फिगर है, ठीक है। अभी पहले कोऑर्डिनेट्स ले लो आप, फिर उसके हिसाब से हम काम करेंगे। चलो N का कोऑर्डिनेट्स क्या आएगा? 2 6। P का कोऑर्डिनेट देखो, लाइन्स एकदम स्ट्रेट है, यानी इसका Y कोऑर्डिनेट तो 6 आएगा, X कोऑर्डिनेट आएगा भाई 8, ठीक है। अंदर आपको डॉटेड लाइन करना पड़ेगा। L क्या आएगा भाई? 5 10। चलो लखनऊ, पुणे, नासिक, भुज। अभी द फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन लखनऊ टू भुज कहाँ है? तो डिस्टेंस फॉर्मूला से कर सकते हो। नाइन बराबर है, सो √34 यूनिट। ओके किलोमीटर क्या है? ओके किलोमीटर सिंबल लिखना पड़ेगा। हाँ भाई, द कोटा, ओके कोटा कहाँ पे? इंटरनली डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग लखनऊ टू भुज इनटू 3:2। लखनऊ टू भुज में कोटा जो है लखनऊ टू भुज यानी 3:2 में डिवाइड करता है। अरे वाह, चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ कोटा तो पढ़े हैं यार, ठीक है। 3 × 5 + 2 × 0 अपॉन 3 + 2 mx2 + nx1, 3 × 10 + 2 × 7 अपॉन 3 + 2, 15/5 and 30 + 14, 30 + 14, 44/5. Is it okay? So 3, अभी इसका तो कुछ नहीं होएगा भाई, कुछ भी नहीं हो सकता क्योंकि कोई कैलकुलेशन पहाड़ी नहीं है। 30 + 14, हाँ 44/5, छोड़ दो इसको ऐसा ही, फ्रैक्शंस में लाने की भी उसको कन्वर्ट भी नहीं। नेम द टाइप ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय द प्लेसेस लखनऊ, नासिक एंड पुरी। ओके पुरी फॉर P था, मैंने तो पुणे सोच लिया था, सॉरी। क्या बोला है? नेम द टाइप ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय द प्लेसेस लखनऊ, नासिक एंड पुरी। तो भाई पुरी, चलो पुरी खाते हैं। LN सबके डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड कर लो। नाइन + 4 बराबर है, नहीं 16, सो 5 किलोमीटर। फिर नासिक टू पुरी, जगन्नाथपुरी 8 - 2 डिस्टेंस फॉर्मूला है, सो 8 - 2 यानी क्या? 6 का स्क्वायर क्या 6 ही आएगा क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा। और लखनऊ टू पुरी 5 - 8 होल स्क्वायर
प्लस 10 माइनस 6 होल स्क्वायर, ये कितना आएगा रे बाबा 9 प्लस 16। ओ तो ये भाई आइसोसिलस ट्राइंगल है। नेम द टाइप ऑफ ट्राइंगल, आइसोसिलस ट्राइंगल है, आइसोसिलस ट्राइंगल। ठीक है, सो आंसर ऐसा लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट, फाइंड द प्लेस ऑन द लॉन्गिट्यूड यानी कि वाई एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट लखनऊ टू पुरी। सो और क्वेश्चन है, ऐसा हमने एक क्वेश्चन किया था पहले वाले में। 0y है यानी कि PL इक्वल्स टू, नहीं P नहीं लेते, Q ले लो भाई, QL इक्वल्स टू QP। ठीक है, सो लखनऊ टू पुरी के बीच में कोई एक इक्विडिस्टेंस पॉइंट होना चाहिए। हाँ, सो 5 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 10 होल स्क्वायर सेम 8 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस, मैंने स्क्वायर रूट निकाल ही दिया है। अभी इसको सॉल्व करेंगे। चलो यहाँ पे जगह है, 5 का स्क्वायर 25, ओपन करते हैं, 5 स्क्वायर माइनस 20y प्लस 100 इज इक्वल्स टू 64 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12y प्लस 36। वाई स्क्वायर कट, ये पार्टी वहाँ पे जाएगा तो 8y आएगा। ठीक है, अभी सारे के सारे कांस्टेंट एक जगह पे लेफ्ट हैंड साइड में कलेक्ट कर लो। सो 100 प्लस 25 माइनस 64 माइनस 30, ये क्या है भाई 64 और 36 कितना। सो 8y इक्वल्स टू 25, तो y इक्वल्स टू 25/8। तो पॉइंट कितना हुआ भाई Q 0 25/8। सो दिस इज द कोऑर्डिनेट विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम लखनऊ टू पूरी। बोलो हमारा सफर हो गया 5 सम का। 6 मस्त है। Lakshman Jhula is located 5 kilometers northeast from the city of Rishikesh in the Indian state of the Uttarakhand. Okay, the bridge connects the village of Tapovan to Jong. Tapovan is the Tehri Gahlwal district and the west Bengal of the river, while Jong is the Puri Gahlwal district on the east bank of the Lakshman Jhula is pedestrian bridge also used by motorbikes. It is the landmark of Rishikesh. पैराग्राफ है, सिंपल एक बार पढ़ लो। अ ग्रुप ऑफ क्लास स्टूडेंट्स 10 स्टूडेंट्स विजिटेड द ऋषिकेश इन उत्तराखंड ऑन द ट्रिप दे ऑब्जर्व फ्रॉम द पॉइंट P। अभी अंदर दिया हुआ है, ठीक है, पॉइंट P, ये ब्रिज है भाई, ब्रिज के ऊपर कोई लड़का खड़ा है। दे ऑब्जर्व फ्रॉम द, ओके बहुत सारे लड़के, दे ऑब्जर्व फ्रॉम द पॉइंट P ऑन द रिवर ब्रिज that angles of depression of opposite bank of the river which is 60 degree and 30 degree respectively। चलो यहाँ पे बैंक आ रहा है, कौन सा बैंक भाई, रिवर बैंक। तो जो दूर है वो 30 डिग्री, जो नज़दीक है उसको 60 डिग्री बराबर है। चलिए यहाँ पे उसने C ले लिया है, ओके दिख ही रहा है। The height of the bridge is about 18 meters from the river, ये 18 meters है। So find क्या करना है, find the distance PA। ओके PA फाइंड करना है, PB फाइंड करना है। ठीक है चलिए बोलिए। सो ये 60 है तो ये 60 आवेगा, ये 30 है तो ये आवेगा। का है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऐसा पढ़े हो। चलो तो 18 मीटर्स है, मुझे ये P चाहिए तो मिल जाएगा, ट्राइंगल PACP। अभी मुझे ये ऑपोजिट और ये हाइपोटेनियस चाहिए, यानी कंपलसरी मुझे sin 60 लेना पड़ेगा। √3/2, PC कितना है 18, चलो √3AP इज इक्वल्स टू 18:2, 36/√3, √3 मल्टीप्लाई और डिवाइड, √3 कितना होगा भाई 3, सो 12√3 मीटर। कौन आया, AP का डिस्टेंस, मीटर के किलोमीटर, मीटर। फाइंड द डिस्टेंस PB, तो ट्राइंगल दूसरा लो भाई BCP। तो यहाँ पे भी आपको क्या लेना पड़ेगा, sin 30 लेना पड़ेगा। सिंपल सम है, कुछ भी नहीं है इसमें तो। चलो PC
तो उसका और डबल ही होगा ऑब्वियसली, हाइपोटेनियस डबल ही होता है। फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर ए बी, ये और ये एक बार D1 फाइंड कर लो, इसको D1 बोलते हैं, इसको D2 बोलते हैं। D1 प्लस D2 का फाइंड कर लेते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें 1060 के हिसाब से जाए PC अपॉन D1, तो D1 इज इक्वल्स टू 18 अपॉन √3। चलो 1030 के हिसाब से जावे PC अपॉन D2, अभी 1/√3 होएगा रे, तो D2 इज इक्वल्स टू 18√3 मीटर। सो D1 प्लस D2 18/√3 प्लस 18√3, ठीक है, 18 कॉमन निकाल लो, √3 का LCM 1 प्लस √3, हाँ सॉरी 1 प्लस 3, ठीक है। सो 18 इंटू 4/√3, अब फिर से √3 मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लो, 3 3 जा ये 6 हो जाएगा, सो 6 4 जा 24√3 मीटर इज द आंसर। फाइंड द हाइट ऑफ BQ, कहाँ है भाई, ऊपर है BQ। फाइंड द हाइट ऑफ BQ इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम P टू Q 30 डिग्री, तो ये हाइट फाइंड करनी है। तो D2 मिल गया था मुझे, D2 18√3, उसके हिसाब से मुझे ये मिल जाएगा हाइट H, ठीक है, अलग से फाइंड करते हैं। चलो सो 1030 आएगा, 1030 H अपॉन D2, तो D2 सॉरी 1/√3 H अपॉन 18√3 कैंसल, सो H इज इक्वल्स टू 18 मीटर, यानी कि सेम ही हाइट होगा, क्योंकि यार सिंपल है यार, आप 13 नीचे डिप्रेशन में देख रहे हो तो ऊपर भी इतना ही देख रहे हो, तो सेम हाइट में ही जाएगा ना, ये 18 है तो उतना 18 ही आएगा, लेकिन हमको कैलकुलेशन से बताना पड़ेगा, ठीक है, डायरेक्ट नहीं बोल सकते हम। सो केस नंबर 6, केस स्टडी नंबर 6 इज ओवर। केस नंबर 7, केस स्टडी नंबर 7, अ स्टेडियम इज इन द सर्कुलर शेप, ध्यान से समझो, अ स्टेडियम इज इन द सम एरिया हैव बीन अलॉटेड फॉर द हॉकी कॉर्ड एंड जैवलिन रेंज गिवन इन द फिगर। ओके, फिगर उसमें अज्यूम द शेप ऑफ हॉकी कॉर्ड एंड जैवलिन रेंज टू बी स्क्वायर एंड ट्राइंगल। यस, जो स्क्वायर है, जो ट्राइंगल है, दैट इज फॉर जैवलिन। यस, उल्टा पुल्टा ना हो जाए, और जो स्क्वायर है वो है हमारा, ओके, थोड़ा मेरा सर्कल भाई प्रॉपर नहीं आया है, तो आप थोड़ा समझ लेना। द रेडियस ऑफ द स्टेडियम इज 200 मीटर। ओके, तो मैं क्या बोलता हूँ, ये पूरा अगर मैं ले लूँ तो वैसे ये सेंटर है, सेंटर से ही उसने बोला तो ये 200 है, तो ये भी 200 होगा, तो ये भी 200 होगा, सारे के सारे रेडियस, ये 200 नहीं होगा भाई। उसने क्या बोला है, फाइंड द एरिया ऑफ हॉकी कॉर्ट, ये हॉकी का स्टेडियम है, ग्राउंड है। सो मान लो इसका x और x ले लो। सो फर्स्ट क्वेश्चन तो सिंपल है, वन टू थ्री फोर 40,000, सो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू मीटर स्क्वायर। सो हॉकी का कोर्ट का एरिया आ गया। सेकंड, जेवलिन थ्रो का मुझे एरिया फाइंड करना है, तो जेवलिन थ्रो मैं क्या बोल रहा हूँ कि उसने ये 90 दिया हुआ है भाई, अरे वाह, तो फिर ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड भी 200 है, बेस भी 200 है, सो अगेन यानी सेम ही हुआ, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन क्या है,
फाइंड द एरिया ऑफ अनअलोकेटेड रीजन। सो अनअलोकेटेड यानी एरिया ऑफ सर्कल में से जैवलिन का सबट्रैक्ट करो और हॉकी का सबट्रैक्ट करो। सो पाई आर स्क्वायर, अगेन आर तो रेडियस है ही, 1 2 3 4 माइनस 1 2 3 4 4 1 2 3 4। अभी पाई की वैल्यू दी नहीं है तो इतना आंसर रख लो। सो योर आंसर विल बी दैट। हो गया केस स्टडी नंबर 7। अभी साथ साथ में है ना केस स्टडी 8 भी ले लेता हूँ, क्योंकि उसमें MCQs है। वैसे तो आपको MCQs नहीं आएंगे, लेकिन अगर 4 ऑप्शंस निकाल दूँ तो पूछ सकते वो लोग। अभी एक बॉक्स है, उसमें से प्ले द गेम नंबर कार्ड्स है, 20 नंबर्स के लेबलिंग किए हुए हमारे पास कार्ड्स है। एवरी फ्रेंड वॉज आस्क्ड टू पिक द कार्ड रैंडमली एंड आफ्टर ईच ड्रॉ कार्ड वॉज रिप्लेस्ड बैक इन द चॉक बॉक्स। रिप्लेस बैक यानी एक बार कार्ड उठाया, नंबर देखा, फिर से डाल दिया, उसको रिप्लेसमेंट बोलते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट बॉय पिक द कार्ड एंड ही गेट द कार्ड विथ एन इवन नंबर। अबे मेरे को बोलो प्रोबेबिलिटी क्या होगी भाई? इवन नंबर्स अपॉन टोटल। इवन कितने हैं? 10। टोटल कितने हैं? सो 1/2। फिर इफ द कार्ड इज ड्रॉन इन फर्स्ट केस यानी क्या? इवन नंबर लिया है वो वाला, इज रिप्लेस यानी फिर से डाल दिया उसने। द सेकेंड बॉय ड्रॉज द कार्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट गेटिंग द प्राइम नंबर। चलो प्राइम नंबर कौन से है भाई? एक तो 2 3 बराबर है, फिर 5 7 9 11 13 14 15 16 17 और 19। 1 2 3 4 5 6 7 and 8 और टोटल कितने नंबर है भाई? 20। सो योर आंसर इज 4/5, सॉरी 2/5, नॉट अ 4/5, 2/5। ओके, फिर ऐसा बोला इफ द कार्ड इज ड्रॉन इज नॉट रिप्लेस्ड इन सेकेंड ड्रॉ। ओके, इफ द कार्ड इज ड्रॉन इफ इट इज नॉट रिप्लेस्ड इन द सेकेंड ड्रॉ। समझ लो पहले क्या दिया हुआ है? 1 to 20 they pull all the numbers card in empty chalk box available in the classroom in this game. Everyone has to call randomly and after each draw it is replace बोला हुआ था, अभी replacement नहीं है। So it is not replaced in the second draw. What is the probability that he got the multiple of 3 greater than 4? Multiple of 3 greater than 4 में कौन कौन आएगा भाई? एक 6 9 12 15 और 18 आएंगे। 1 2 3 4 5 और एक कार्ड मैंने रिप्लेस कर दिया यानी टोटल 19 होगा। 20 नहीं आएगा नीचे, क्यों? क्योंकि एक कार्ड रिप्लेस हो गया तो एक कम हो गया ना हमारे पास। रिप्लेस हो गया मीन्स व्हाट? रिप्लेसमेंट नहीं हुआ, सॉरी। सो एक कार्ड मैंने लिया साइड पे रख दिया, अभी अंदर तो 19 कार्ड्स ही बचे। सो फेवरेबल अपॉन टोटल आउटकम्स। फॉर श्योर द P of A श्योर इवेंट है तो भाई ये इवेंट का आंसर 1 आएगा। एंड द लास्ट इज 5th नंबर कि भाई इफ द ऑल द कार्ड्स ड्रॉन आर रिप्लेस्ड, इफ ऑल कार्ड्स ड्रॉन आर रिप्लेस्ड, जो भी हमने ड्रॉ किए हैं वो रिप्लेस हो जाए, यानी 2 बार रिप्लेसमेंट हुआ। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट गेटिंग अ नंबर मल्टीपल ऑफ 3 and 15? तो 3 and 15 का मल्टीपल कौन है? 15 ही है सिर्फ। तो इसका फेवरेबल आउटकम्स कौन? 1 और टोटल डिवाइड बाय 18, 1/18। क्यों 1/18 सर? 1/18 क्यों? फिर से समझो, ऊपर 2 वाले जो 2 कार्ड लिए थे वो मैंने डाल दिए साइड पे, रिप्लेस नहीं करना है। सॉरी इफ ऑल द कार्ड्स ड्रॉन आर रिप्लेस्ड, सॉरी रिप्लेस करना है, ठीक है। ऑल द कार्ड्स आर ड्रॉन इज रिप्लेस करना है यानी फिर से डालना है, यानी 20 के 20 ही बचे। तो मेरा आंसर क्या आया? 1/20। सिंपल। सो 8 केस स्टडीज यहाँ पे हो गया। आगे बढ़ते हैं, चलिए 9 नंबर केस स्टडी। It is the common that governments revise travel fares from the time to time based on various factors such as inflation, general increase in the prices and fall in the purchasing value of money. Okay, different types of vehicles like auto rickshaws, taxis, radio cab. The auto charges in the city. Okay, सब कुछ दिया हुआ है, कुछ नहीं। नीचे टेबल में आओ, एक सिटी है उसका डिस्टेंस ट्रैवल 10 है तो अमाउंट पेड 75 है, अगर 15 लेते हो तो 110 है, ठीक है।
अभी सिचुएशन 1, इन अ सिटी ऑफ ए फॉर द जनरली 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 75 रुपीज़। अभी क्या है, एक फिक्स चार्ज सबको देना पड़ता है कंपलसरी। द ऑटो चार्ज इज इन सिटी कंप्राइज इज द फिक्स चार्ज। सो 75 देते हैं, 10 के लिए 75 रुपये, फिर 15 के लिए 110, 20 सिटीज़ में कुछ दिए हैं। चलो क्वेश्चंस पढ़ दो। इन द सिटी ए फॉर द ऑटो रिक्शो रुपीज एक्स फॉर द फिक्स चार्ज। सो लेट फिक्स चार्ज क्या है, x रुपीज एंड y रुपीज पर किलोमीटर पर आवर, देन इक्वेट द इक्वेशन। सो रुपीज y इज किलोमीटर पर किलोमीटर चार्ज। तो फर्स्ट सिटी ए में हमारा दो इक्वेशन मिल रहे हैं भाई, कि भाई x फिक्स चार्ज में हम कुछ भी नहीं करते, लेकिन 10 किलोमीटर की रेंज में अगर हमको पे करना है तो टोटल 75 रुपीज़, यानी कि 75 रुपीज़ में फिक्स चार्ज आ गया। और दूसरा इक्वेशन क्या होगा, x प्लस 15y इक्वल्स टू 118। तो क्या करना है, देन इक्वेट द लीनियर इक्वेशन। हो गया, लीनियर इक्वेशन इक्वेट कर दिए। अभी इसको सॉल्व करो, तो सॉल्व कैसे करना है, एलिमिनेशन मैथड। -5y -35, सो y इक्वल्स टू 7 रुपीज़। सो ₹7 इज द चार्ज पर किलोमीटर, और x कितना आएगा, ₹5 फॉर फिक्स्ड चार्ज, यानी फिक्स चार्ज तो है ही, कंफर्म हो गया। यानी कोई भी आप कैब बुक करो तो 5 रुपये तो आपको देना ही पड़ेगा। CTB, व्हाट अमाउंट पर्सन हैज टू पे फॉर द ट्रैवलिंग 30 किलोमीटर। अरे भाई क्या क्वेश्चन पूछा है, पहले तो इक्वेशन लाना पड़ेगा, उसमें भी सेम x प्लस 8y। अभी यहाँ पे कोई 30 किलोमीटर्स का दिया नहीं है, मुझे पहले फिक्स चार्ज और क्या बोलते हैं पर किलोमीटर चार्ज लाना पड़ेगा। आप बोलोगे सर 30 इसमें डाल दिया तो 30 किलोमीटर इसमें से हम फाइंड नहीं कर सकते। नहीं वाह भाई, सिटी बी दे दिया है, सो ध्यान से पढ़ो। सिटी बी में ऐसा बोला है कि 30 किलोमीटर्स का चार्ज फाइंड करना है, तो पहले तो x एंड y लाना पड़ेगा यहाँ से। सो -6y 145 -91 54, यानी y इक्वल्स टू 9 रुपीज़ जो है वो किलोमीटर चार्ज है, पर किलोमीटर चार्ज। तो x कितना आएगा, सो x इक्वल्स टू 19 रुपीज़। यस, सो फिक्स चार्ज कितना आया, 19 रुपीज़। अभी उसने क्या बोला है, टोटल चार्ज, टोटल अमाउंट फॉर 30 किलोमीटर, ट्रैवलिंग 30 किलोमीटर, ट्रैवलिंग ऑफ 30 किलोमीटर चार्ज। तो अभी आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो आपको फिक्स चार्ज तो 19 रुपीज़ देना ही है। अभी 30 किलोमीटर का पर किलोमीटर चार्ज आप 9 रुपये ले लो। सो 19 प्लस 270, यानी कि 289 रुपीज़ का चार्ज आएगा। ये क्वेश्चन का आंसर ऐसे होगा। इसमें डायरेक्ट 30 डाल दोगे आप, कोई नहीं तो क्या करोगे, 5 + 7 × 30 लेके आओगे यार, तो नहीं पॉसिबल, क्योंकि सेकंड केस CTB का है, तो इसके लिए पहले उसको x एंड y फाइंड करना पड़ेगा। मस्त एग्जांपल है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट केस नंबर 10। बसंत एंड विनोद लिव्स इन द हाउसिंग सोसाइटी ऑफ द्वारका, न्यू दिल्ली। बहुत लंबा स्टोरी दिया हुआ है। देयर आर द 2 बिल्डिंग इन द हाउसिंग सोसाइटी, द फर्स्ट बिल्डिंग इज 8 मीटर टॉल। ओके, फिगर में दिया हुआ है, छोटू बिल्डिंग 8 मीटर टॉल है। ओके, द फर्स्ट बिल्डिंग, द one day both of them were just trying to guess the height of the other multi-story building, यानी कि एक बड़ा बिल्डिंग है, from the bottom of the building to the top story building, so that the height of, okay, Vinod said that it might be a 45-degree angle of bottom from the our building to the top of, यहाँ से 45 है, ओके, फिगर में दिया हुआ है। चलो, so then both of them decided to estimate the using some trigonometry rule. Let them assume the first angle of depression to the top and the bottom of the 8 meter tall building is, so इसका और इसका,
ठीक है, सेम ही आएगा। तो ये 30 लेते हैं और ये 45 है, सेम ही आएगा भाई, एंगल तो सेम ही आएगा। ठीक है, तो ये भी 30 हो जाएगा। सो रिस्पेक्टिवली नाउ हेल्प विनोद एंड बसंत टू फाइंड द हाइट ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। ओके, इसको h ले लो, ये 8 है तो ये भी 8 है, तो ये h-8 होएगा। अभी ये x दे दिया है उसने। ठीक है, पहले तो मैं क्या बोलता हूँ, 1045 लेके काम कर दो, h/x। डिस्क्रिप्शन आप अपने हिसाब से एग्जाम में लिख लेना। तो x = h मीटर, सेम हो गया। अभी इसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अभी हाइट ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग फाइंड करना है। यानी कि कैसे फाइंड करोगे? चलो ये x को h भी ले सकते हो। चलो 1030। ओके, हाँ, b है दिया हुआ, ये e है, ये a है, फिर ये c है, ये d है। ठीक है, चलो सो 1030 छोटा वाला ट्राइंगल PE/DE। चैप्टर 9 के बहुत सारे आपके सम्स है। BE h-8 क्यों? क्योंकि टोटल हाइट नहीं लेनी है मैंने। DE कितना है? वो भी h है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन √3 h-h-h√3। ठीक है, h = h कॉमन निकालो, 1 - √3। कुछ गलत हुआ क्या? ओह सो सॉरी, ऐसा नहीं होगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जाना था। मुझे लगा ये नेगेटिव में क्यों आंसर आ रहा है। अभी बढ़िया है। √3 - 1 8√3/√3 - 1। ये भी आंसर चल सकता है, लेकिन √3 की कोई वैल्यू नहीं दी हुई है। सो रैशनलाइज डिनोमिनेटर a + b a - b 3 - 1। ठीक है, सो 4√3 × √3 + 1। अगेन ये √3 अंदर जाने दो, 3 + √3। कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि √3 की कोई वैल्यू नहीं दी हुई है, तो क्यों करें भाई हम। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग। तो सेम यार, x है वही h है, तो 3 + √3 हो गया। चलो नंबर 3, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टॉप ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, कहाँ है ये, एंड द बॉटम ऑफ फर्स्ट बिल्डिंग, यानी ये BC फाइंड करना है मेरा भाई। क्या फाइंड करना है? BC फाइंड करना है। तो BC कैसे फाइंड करेंगे? आप sin 45 ले लो। ठीक है, तो h/BC sin 45 यानी 1/√2। h क्या है? h ये 4 × 3 + √3। क्या सम बनाया है भाई। सो BC 4 × √2 × 3 + √3। ये भी आंसर चल सकता है। एंड द फोर्थ, कुछ वैल्यू नहीं दिया हुआ है √2 और √3 का। अगर देते √3 = 1.7 और √2 = 1.4 तो ले लेना आप लोग। डिस्टेंस बिटवीन द टॉप ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, ओके, एंड द टॉप ऑफ फर्स्ट बिल्डिंग, यानी BD फाइंड करना है। तो BD के लिए 1030 चाहिए। सो 1030 यानी BE नहीं 1030 नहीं, sin 30 चाहिए, सॉरी, क्योंकि मुझे ये फाइंड करना है BD। तो BE/BD। BE कितना है भाई? h-8। सो BD = 2 times h-8। h क्या है? हो 4 3 + √3 - 8। तो मैं क्या करता हूँ, 4 3 = 12 - 8, 4 ले ले, तो 12 - 8 4 ले ले, फिर हो गया +4 √3। तो अभी कोई वैल्यू नहीं दी हुआ है √2 और √3 की, इसलिए इस हिसाब से उसका आंसर आएगा। बढ़िया सम है। अंदर थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, अगर आप BC BD प्रॉपर आपको पता ना चले तो इंटरचेंज भी हो सकते हैं, ये याद रखना। नंबर 11,
Ellipse Technology, Elpis Technology TV manufacturing TV sets not only for Indian market but also export them to many foreign countries. बहुत बड़ा बड़ा लिखा है, ठीक है. कोविड-19 पैंडेमिक एंड नॉट गेटिंग सफिशिएंट समथिंग, कुछ भी इसकी ज़रूरत नहीं है ये पैराग्राफ में. फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ. दे प्रोड्यूस 600 सीट्स इन द थर्ड ईयर. 700 सीट्स. पहले तो ये पता चल गया कि ये कौन सा चैप्टर है. फिफ्थ चैप्टर के बहुत सारे आएगा भाई, कुछ भी हम कह नहीं सकते एग्जाम में कौन से चैप्टर में से क्या आएगा. एंड 700 सीट्स, ओके सॉरी, थर्ड ईयर में 600 और सेवेंथ ईयर में 700. सो अज्यूमिंग दैट द प्रोडक्शन इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली, आ गया वर्ड यूनिफॉर्मली, वर्ड आ गया यानी फिक्स नंबर. सो देन फाइंड एन इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ टीवी एवरी ईयर. ओके, सो फाइंड एन इंक्रीमेंट यानी डी फाइंड करना है, सिंपल. सो a प्लस 6d. सो इसका एलिमिनेशन मेथड ले लो भाई. 4d इक्वल्स टू 100, d इक्वल्स टू 20. सो फर्स्ट क्वेश्चन कहाँ गया, क्या d इंक्रीमेंट इज द 25. दे प्रोड्यूस 600 सेट्स इन द थर्ड ईयर, 700 सेट्स इन द 7th ईयर. यस, ये दोनों कंफर्म है. Assuming that the production increase in the uniformly fixed every year, same है. So find which year production of TV is 1000. तो मुझे पहले A लाना पड़ेगा. So A is equals to 600 minus 50 यानी कि 550 TV यानी फर्स्ट ईयर प्रोडक्शन 550. So अभी which year, so which year और how many years दोनों में फर्क है SN और TN में, ठीक है. सो a प्लस 9d वैल्यू पुट करो, यू विल गेट योर आंसर, ठीक है. सेम क्वेश्चन अगेन थर्ड में वही पूछा है. फाइंड अ प्रोडक्शन इन द 10th ईयर. तो यार 8 and फाइंड कर दो. सेम क्वेश्चन अगेन, फाइंड द टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 7 ईयर्स. सो S7 फाइंड कर दो, ठीक है. कोई ज़रूरत है अभी कैलकुलेशन तो आप कर सकते हो. चले आगे बढ़ते हैं केस नंबर 12 पे. A carpenter, 12 number, a carpenter, small city, town, barely used to make the sell different kinds of wood items like a rectangular box, cylindrical pen stand, cuboidal pen stand, something बहुत लंबा दिया हुआ है. चलो नीचे आ जाओ. ओह, ये तो टेक्स्ट बुक में है ऐसा, in the shape of cuboidal. सो ये एक क्यूबॉइडल है, ठीक है. उसका ओके सॉरी क्यूबॉइड बनाना है. मैं मेरे हिसाब से क्यूबॉइड बना रहा हूँ. सो उसमें पेन स्टैंड है ऐसे 4, ठीक है. ऐसी पेन के लिए उन्होंने कैविटी की हुई है, ठीक है. सो 4 कॉनिकल डेप्रेशंस यानी इसका ऐसे खड्डा बनाया हुआ है. उसमें पेन रहेगी ना मेरे भाई, टिप रहेगी उसकी पेन की. चलो, सो द डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड इज 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड h इज 3.5 सेंटीमीटर. द रेडियस ऑफ इट्स डेप्रेशन यानी कि ये कोन है, डेप्रेशन ऑफ कोन. सो रेडियस इज 0.5 सेंटीमीटर एंड हाइट यानी डेप्थ उसको h डैश बोल दो, दैट इज 1 सेंटीमीटर. ये एक बार देख लो, सभी सेंटीमीटर में है. यस, क्वेश्चन क्लियर है, ऐसे एक टेक्स्ट बुक में आ गया है. सो फर्स्ट क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल पार्ट. उसके बाद ही नीचे तुरंत पूछा है वॉल्यूम ऑफ वुड एंटायर स्टैंड. सो बेटा पहले आपको क्यूबॉइड का वॉल्यूम फाइंड करना है, नहीं कि ये पूरा सिर्फ क्यूबॉइड. उसमें ये भूल जाओ कि पेन स्टैंड रखा हुआ है, यानी कि होल किए हुए, ऐसा मानना ही नहीं हमें. सो सिंपल LBH. तो कैलकुलेशन तो आप कर पाओगे. 15 into 35 का मल्टीप्लिकेशन कर लो, यू विल गेट सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है. आंसर से मेरा कोई नाता नहीं है, आपको कैलकुलेशंस फ्लो समझाना है. बोल दो एक बार, नहीं तो 350 प्लस 35 आएगा 525, ठीक है. सो फर्स्ट आंसर आ गया. सेकेंड आंसर, वॉल्यूम ऑफ वुड इन द एंटायर स्टैंड. सो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन. लेकिन ये
4 बार माइनस होगा। क्यों? क्योंकि 4 बार वॉल्यूम उसको वुड चाहिए। वुड इतना निकल जाएगा ना, वो पेन स्टैंड बनाने के लिए इतना तो वुड काटना पड़ेगा उसको, डेप्थ लेनी है तो। सो ये तो है ही भाई। सो 4 × 1/3 πr² h। ओके, फॉर्मूला पुट ऑफ करो और आंसर लाओ। चलो 22/7 r², 5/10 5/10 और h 14/10। अरे बाप रे, बहुत ज़्यादा है अरे। 25 और 4 गए, हो गया 25 4 × 100 तो हो गया। हाँ 22 यानी 11 × 2, 14 यानी 7 × 2 और नीचे 3 × 7 × 10। चलो 7 गया। 22/15 सेंटीमीटर क्यूब। किसका आंसर है ये? 4 बार जो सब्ट्रैक्ट किया उसका। ठीक है, रेडी है? यस। तो अभी इसको आंसर ला दो, जो भी आए आपका आंसर है। टोटल वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल डेप्रेशन यही भाई 22/15 ही होगा, कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, इफ द कॉस्ट ऑफ वुड यूज ₹10 पर सेंटीमीटर क्यूब देन टोटल कॉस्ट मेकिंग द पेन। इसको ये जो आंसर है सेकंड का, उसको 10 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लो, सो यू विल गेट द कॉस्ट ऑफ द पेन स्टैंड। ठीक है, बढ़िया। नंबर, द स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल डिसाइडेड टू ब्यूटिफाई द स्कूल ऑफ, बहुत मस्त सम है, arithmetic progression का annual day fixing the colorful flags straight passage to the school. They have 27 flags to be fixed at the interval of every 2 meter. Okay, ऐसा पैसेज है यहाँ पे 27 फ्लैग्स को every 2 meter. ठीक है, the flags are stored at the position of middlemost flag. अरे बाप रे, कुछ नया है। Ruchi was given the responsibility of placing the flags. Ruchi kept her books where the flags are stored. उसको फ्लैग्स लगाने की जिम्मेदारी दी हुई है। तो मान लो कि यहाँ पे मिडिल पे सारे फ्लैग्स पड़े हुए हैं, तो ओके, यानी 13 फ्लैग्स यहाँ लगेंगे, 13 फ्लैग्स यहाँ लगेंगे। अरे बाप रे, मस्त है सब, क्योंकि 27 नंबर ही ऐसा पकड़ा है उन्होंने कि 13 यहाँ पे लगो, 13 यहाँ पे और एक फ्लैग यहाँ पे लगेगा, और सारे के सारे फ्लैग यहाँ पे पड़े हुए हैं सब कुछ, उसमें से उठा उठा के उसको जाना है। शी कुड कैरी ओनली 1 फ्लैग एट अ टाइम। अरे बाप रे, यानी 13 यहाँ पे हो गए, यानी मान लो कि दिस साइड लेफ्ट साइड पे L1 L2, मैं सारे के सारे डॉट्स नहीं ले रहा हूँ, यहाँ पे राइट साइड R1 R2 R13 और ये वाला 27 नंबर का फ्लैग। ऐसा मुझे पिक्चर लग रहा है, बराबर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें फोटो भी दिया हुआ है। हाउ मच डिस्टेंस डिड शी कवर इन प्लेसिंग द 6 फ्लैग्स ऑन इधर साइड ऑफ द सेंटर पॉइंट, यानी कि 6 इस तरफ 6 इस तरफ। अभी इसमें ऐसा है कि वो एक बार एक ही फ्लैग ले जा सकती है। अभी एक कैलकुलेशन समझो, एक सम, वो पोटैटो वाला सम यार, अपना टेक्स्ट बुक वाला, वो पोटैटो रेस में एक लड़की दौड़ती है, पोटैटो लाती है, फिर से लाती है, बाल्टी में रखती है, जाती है। ठीक है, तो 2-2 बार हमारा डिस्टेंस कवर हो है। मान लो कि उसने 6 प्लेसेस इधर साइड पे लिया है, तो पहले एक बार यहाँ से वो चालू करेगी, फ्लैग रखे, फिर वापिस आए, फिर गई, फिर वापिस आई, फिर गई, फिर वापिस आई। ठीक है, तो पहली बार में 2 मीटर, सब कुछ तो 2-2 मीटर का ही है, तो पहली बार में वो 2 मीटर गई, समझो पहली बार में वो 2 मीटर गई फ्लैग रखने, लेकिन उसको फिर से 2 मीटर आना पड़ रहा है भाई, तो एक फ्लैग लगाने में उसको 4 मीटर का डिस्टेंस कट हो रहा है। फिर से दूसरे 4 मीटर में वो जा रही है, क्योंकि अभी वो दूसरा फ्लैग यहाँ पे लगाएगी, तो अगेन उसको 4 मीटर आना पड़ेगा। तो ऐसे ही 6 + 6 8 + 8 10 + 10, ये तो मैन्युअली लिखा है, 1 2 3 4 5 6 2 टाइम्स। अभी ऐसा कैलकुलेशन बोला नहीं है,
ठीक है, ऐसा कोई कैलकुलेशन बोला नहीं, आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हो। सो 2 + 4 6 + 6 12 + 8 20 30 42 84 मीटर, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड का ही उसने 84 डिस्टेंस मारा है, तो राइट हैंड साइड का 84 मीटर दूसरा आएगा, क्योंकि 6 फ्लैग्स ही उसको रखने हैं। सो हाउ मच डिस्टेंस डिड शी कवर इन प्लेसिंग द इधर साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में 84 मीटर, लेफ्ट राइट हैंड साइड पे 84 मीटर। अगर आपको दोनों का टोटल पूछे तो 84 + 84 कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे इधर साइड ही पूछा है। सेकेंड, रिप्रेजेंट दिस अबव इंफॉर्मेशन इज एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो हो गया ना भाई, 4 8 9 सॉरी 4 8 12 फिर 16, ठीक है। सो फर्स्ट टर्म इज 4, डिफरेंस इज 4 मीटर, हो गया। तो ये रिप्रेजेंट भी हो गया एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। उसमें और भी, व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस डिड शी कवर कैरिंग अ फ्लैग, मैक्सिमम डिस्टेंस यानी लास्ट वाला जो है फ्लैग, उसके लिए यहां से वो लास्ट वाले फ्लैग में कहां जा सकती है। सो लेफ्ट हैंड साइड जाओ यार, या राइट हैंड साइड जाओ, तो वो 13th नंबर के फ्लैग में जाएगी। तो अगर उसको मैक्सिमम डिस्टेंस लास्ट तक कितना करना पड़ता है, अभी एक मान लो यहां पे कि 4, यहां पे उसको 4 लग रहा है, फिर 8 लग रहा है, फिर तो इसका टोटल डिस्टेंस ही फाइंड करना है मुझे, क्योंकि मैक्सिमम डिस्टेंस, व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस डिड शी ट्रैवल कैरिंग अ फ्लैग, यानी टोटल डिस्टेंस कितना काटेगी वो नहीं लिखा है, कितना होगा। सो A13 फाइंड करना है, नहीं हाँ S13 फाइंड करके मत आइयो अभी इसमें। सो 4 + D कितना होगा रे, 2 मीटर, ठीक है 4 मीटर ले लेते तो भी चलेगा। व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस शी ट्रैवल कैरिंग अ फ्लैग, ओके 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 ओके, सॉरी 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 सॉरी, उसका आधा हो जाएगा, हाँ बराबर है, 52 मीटर आएगा, लेकिन 52 मीटर फाइनल आंसर नहीं है। व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस डिड शी ट्रैवल कैरिंग द फ्लैग, यानी कि मान लो कि उसने यहां से फ्लैग उठाया और लास्ट तक कितना जाना है, तो भाई 52 नहीं आएगा, 52 का आधा आएगा, तो यहां पे आपको 2 लेना पड़ेगा और 2 लेना पड़ेगा, यानी कि 26 मीटर इज द आंसर। अरे वाह, देखो गलती हो जाएगी, फ्लैग लेके कितना डिस्टेंस दूर जाना पड़ रहा है। आपने क्या किया, फ्लैग लेके भी डिस्टेंस ट्रैवल किया और बिना फ्लैग के भी वो आ रही, वो भी हमने कवर कर लिया, वो नहीं करना है। फ्लैग लेके कितना जा रही है, वो तो 26 मीटर ही जाएगी, 2 + 2 + 2 + 2 + 2 13 बार 2 2 2 2 आ रहा है, तो 26 मीटर हो गया। लेकिन आप 52 मीटर करोगे तो वो विदाउट फ्लैग लेके भी आ रही है, वो काउंट हो गया, मस्त है। द लास्ट, हाउ मच डिस्टेंस डिड शी कवर इन कंप्लीटिंग दिस जॉब एंड रिटर्निंग टू द कलेक्ट हर बुक। हाँ, तो अभी आप फाइंड कर सकते हो, यहां पे S13 फाइंड कर दो, यहां पे S13, लेकिन S13 जो है वो 2 बार फाइंड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड का S13 और यहाँ, और इसमें हमको AP लेना पड़ेगा, ये वाला। सो फिर तो आप ले सकते हो 13/2, 2 × A + 12 × D, ठीक है। 4 कॉमन निकालना है तो निकाल लो भाई। सो ये जो आंसर आएगा, दिस इज योर फाइनल आंसर, 13 × 4 × 14, ये वो आप कर सकते हो, इसमें कोई नया नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट 14 नंबर केस स्टडी। नंबर 14, स्काई सेल्स इज द genre of general engineering science that uses extensive utilization of wind energy to move a vessel in the sea water. The sky scale technology height of the anything between 100 मीटर, पूरा स्टोरी दिया हुआ है, पहले पैराग्राफ में तो कुछ भी नहीं है, नीचे फिगर देख लो, ठीक है। फिगर का ही काम है, यानी कि विंड के हिसाब से आपको बोट को जाने देना है, लेकिन ये चैप्टर नंबर 9 का है और फिगर दिया हुआ है, इसलिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ये रोप है, ठीक है, यहाँ पे बलून क्या बोलते हैं, स्काई स्केल का
ओके, इसकी तो कोई ज़रूरत नहीं है ड्रॉ करने की। इन द फिगर स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली। इन द फिगर साइन थीटा इज इक्वल्स टू, यस, ट्रिग्नोमेट्री और 8th और 9 दोनों चैप्टर का कॉम्बिनेशन है, ट्रिग्नोमेट्री और उसके एप्लीकेशन। ओके, वेयर द थीटा एंड थीटा माइनस 30 इज द एक्यूट एंगल, फाइंड द एंगल ऑफ थीटा। तो इसको कन्वर्ट करो यार, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, थीटा को 90 माइनस थीटा, कॉस कॉस सेम है बिकॉज एक्यूट एंगल है, सो 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू थीटा माइनस 30, सो 2 थीटा इज इक्वल्स टू 120, थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, यानी ये डिग्री 60 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द रोप, ये रोप की लेंथ फाइंड करनी है। द काइट सेल इन द ऑर्डर टू पुल अप द शिप एट द एंगल थीटा दैट इज कैलकुलेटेड अबव, यानी ये थीटा लेना है। सो व्हाट इज द वर्टिकल हाइट इज 200 मीटर, इसकी हाइट 200 मीटर है, ए बी 200 मीटर है, और मुझे फाइंड क्या करना है, ए सी। तो आई थिंक आई विल यूज दिस साइन 60 ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। तो फिर आप रोप का फाइंड कर सकते हो, √3 की वैल्यू नहीं दी हुई है, सो आंसर √3 में रखना। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, ओके, अगेन एक्यूट एंगल। ओके, एक ही स्टाइल के 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, कुछ भी नहीं है इसमें, तो कुछ भी नहीं है, एक ही स्टाइल के 2 क्वेश्चन हैं। सो 90 माइनस थीटा 4 थीटा इज इक्वल्स टू 120, सो थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। सो अभी एंगल बदल गया। सो नेक्स्ट, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ रोप, अभी रोप फाइंड करना है, उसके लिए अगेन और क्वेश्चन में ए बी 150 हो गया है और ए सी मुझे फाइंड करना है, तो अगेन आपको साइन 30 लेके जाना पड़ेगा, कर देना हो ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस से, आपका ए सी दोनों क्वेश्चंस में मिल जाएंगे लेंथ ऑफ द रोप। चलिए आगे बढ़ते हैं, केस नंबर 15। केस स्टडी, टावर ब्रिज इज द ग्रेड 1 लिस्टेड कंबाइंड बास्कुलर सस्पेंशन ब्रिज इन लंडन बिल्ट बिटवीन, बहुत स्टोरी दिया हुआ है यार। द ब्रिज इज 800 फीट यानी 240 मीटर इन द लेंथ, चलो ये तो पता हो गया, पॉइंट दिए हुए है फिगर में बी और डी। ओके, हाँ, लेंथ कंसिस्ट ऑफ 2 ब्रिज टावर्स कनेक्टेड एट द अपर लेवल बाय हॉरिजॉन्टल वॉकवेज। ओके, हॉरिजॉन्टल वॉकवेज भी है, ठीक है, फिगर एकदम मस्त ड्रॉ करना, ठीक है, पेंसिल से। सेंट्रल पैर बास्कुलर दैट कैन ओपन द अपर अबव अलाउ द शिपिंग, यहाँ से ये खुल जाता है शिप को जाने के लिए। लंदन में ऐसा ब्रिज है। इन दिस ब्रिज 2 टावर्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग ऑपोजिट टू ईच अदर ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड। कौन? इन दिस ब्रिज 2 टावर्स ऑफ इक्वल हाइट्स are standing opposite to each other on the either side of road. Okay, yes, बराबर है। 80 meter wide. During the summer holidays, Nita visited to Tower Bridge. She stood at the point on nearer to AB. Okay, ये AB टावर के पास खड़ी है। चलिए, so and compare to CD, road between this tower, ये रोड है, this is your road, बराबर है। and the angle of elevation of top of the tower was 60 and 30 डिग्री, यानी जो नज़दीक है वो ज़्यादा एंगल है, वैसे हम समझाया था मैंने, और जो दूर है वो कम एंगल है। find the distance of the point from the base of the towers where Nita standing while measuring the height. so इसको x ले लो। हाँ, अभी द ब्रिज इज 240 मीटर इन लेंथ एंड कंसिस्ट ऑफ 2 ब्रिज टावर्स कनेक्टेड द अपर लेवल बाय 2 हॉरिजॉन्टल वॉकवेज। ओके, इन दिस ब्रिज 2 टावर्स ऑफ स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर ऑन ईदर साइड ऑफ रोड। इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर। ओके, दोनों की हाइट इक्वल है। यस, ड्यूरिंग द समर हॉलीडेज एंड 80 मीटर वाइड, क्या रोड 80 मीटर है, यानी ये 80 माइनस एक्स हुआ,
ओके, तो वो जो 240 दिया है उसका कोई मीनिंग ही नहीं है, फिर ऐसा हुआ ना, जो 240 दिया है उसका कोई मीनिंग ही नहीं है। सॉरी, रोड 80 मीटर वाइड है तो उसका मुझे काम ही नहीं है। यस, 240 का लेंथ है वो मुझे काम का है, 80 मीटर का तो बहुत छोटा हो जाएगा ना, तो 240 माइनस एक्स, यस यही पकड़ना है। इसकी जो रोड की विड्थ है वो मुझे क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है उस पर। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ, हाँ तो बस, तो अभी एक बार 1060 ले लो एच, हाँ आप एक्सप्लेनेशन सब कुछ लिख लेना फिर। √3x इज टू एच, नंबर 1। चलो 1030 h अपॉन 240 माइनस एक्स, तो h की जगह पे आप आज √3x लिख सकते हो। यस, so 3x, so 4x इक्वल्स टू 240, x इक्वल्स टू 60 मीटर, यानी कि द नीटास डिस्टेंस फ्रॉम द टावर इज ये 60 हो गया। सेकंड क्वेश्चन, नीटा यूज सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री शी लर्न इन हर क्लास टू फाइंड द हाइट ऑफ टावर्स विदाउट एक्चुअली मेजरिंग दैम, व्हाट विल बी द हाइट ऑफ टावर्स। तो यही तो कर रहे थे हम, थोड़ी मेजर टेप लेके जाने वाले थे, यही तो हम कर रहे हैं। तो h फाइंड करना है, तो h इज इक्वल्स टू 60 √3 मीटर। अरे सिंपल क्वेश्चन है ये, तो लग रहा है बहुत बड़ा। चलो साथ में केस स्टडी 16 भी कर लेते। एक काम करते 17 कर लेते, 17 छोटा है इसमें आ जाएगा, क्योंकि 16 में थोड़ा कार वाला कंसेप्ट है, वो लंबा है। 17 कर लेते पहले। चलो, तुषारा टुक 52 कार्ड्स, शी केप्ट असाइड ऑल द ब्लैक फेस कार्ड्स। अरे बाप रे, अभी फेस कार्ड्स, ब्लैक फेस कार्ड, ऐसा नहीं बोला स्पेड और क्लब, ब्लैक फेस कार्ड और रेड फेस कार्ड। फेस कार्ड तो वैसे कितने होते हैं एक सूट में? 3, किंग क्वीन एंड जैक, तो 3 + 3 + 3 + 3, यानी ब्लैक के 6 और रेड के 6, यानी 6 उसने निकाल दिए। क्या बात है। एंड द शफल द रिमेनिंग कार्ड्स, तो रिमेनिंग कितना हुआ अभी? 52 - 6 यानी 46। चलो फर्स्ट क्वेश्चन, बेस्ड ऑन अबव इंफॉर्मेशन राइट द नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स। 46, टोटल पॉसिबल आउटकम कितना? 46। शी ड्रॉज द कार्ड फ्रॉम वेल शफल्ड पैक ऑफ रिमेनिंग कार्ड्स। ओके, अभी जो 46 में बचा है उसमें से कुछ निकाल रही है वो एक कार्ड। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ फेस कार्ड? तो अभी 6 फेस कार्ड चले गए, तो बचे क्या? 6, तो 6/46। इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, बराबर है। सो 3/23 इज द आंसर। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन इज राइट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग द ब्लैक कार्ड। ब्लैक फेस कार्ड नहीं पूछा है, ब्लैक कार्ड। तो अभी टोटल 26 होते हैं ब्लैक कार्ड, स्पेड और क्लब मिलके, लेकिन उसमें से 6 चले गए, यानी 20 रह गए फेवरेबल आउटकम्स। टोटल तो 46 ही है, तो 10 2/23 2। क्या बढ़िया सम पूछा है। उसमें और में क्या, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नाइदर ब्लैक कार्ड नॉर एस कार्ड। क्या पूछा है? नाइदर ब्लैक कार्ड नॉर एस कार्ड। अभी ब्लैक कार्ड निकाल दो 46 में से, -20 ब्लैक कार्ड निकाल दिए हमने। एंड नॉर एन एस कार्ड, अभी उसमें एक प्रॉब्लम ऐसा है कि 2 ही निकलेंगे एस। आप -4 करोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि 2 इक्के तो इसमें है ही, वो तो वैसे भी निकल जाएंगे ब्लैक कार्ड में। तो अभी 2 कौन से रहे? रेड कार्ड वाले, यानी वो भी हो गया। सो 46 - 24 होगा, ठीक है। सो यही होगा ना, नॉर एन एस कार्ड नॉर एन गेटिंग नाइदर ब्लैक कार्ड नॉर एन एस कार्ड। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नाइदर ब्लैक कार्ड नॉर एन एस कार्ड? सो ब्लैक कार्ड तो नहीं है, तो यानी 20 तो मैंने निकाल दिए, बराबर है। 20 तो मैंने निकाल ही दिए पहले से ही।
अभी नॉट एन एस कार्ड, एस कार्ड तो इसमें से वैसे भी 2 इक्के चले गए थे, अभी 2 रोड लाइन यानी वाले भी निकल गए, तो मेरे पास बचे कितने भाई 22, सो 22/46 आंसर आएगा हमारा, बराबर है। चलिए आगे बढ़ते, सॉरी 24 मिस्टेक्स हो गया, 22 सब्ट्रैक्ट हो रहा, हाँ तो 24 आंसर आएगा, सॉरी एकदम वेरी सॉरी, 12/23 इज द आंसर, सॉरी वेरी सॉरी। ओके चलो कर दो। 60 नंबर आते हैं। नंबर केस स्टडी ऑन द रोडवे point A and B which stands in a Chandigarh and Kurukshetra respectively located nearly 90 kilometers apart। टेक्स्ट बुक में है ऐसा, उसके जैसा ही पूछा है, ठीक है। सो एट द सेम टाइम अ कार डिपार्ट्स फ्रॉम कुरुक्षेत्र, ए के पास कौन है, चंडीगढ़ है। ऑन द रोडवे पॉइंट ए एंड बी विच स्टैंड्स इन द फॉर चंडीगढ़ एंड कुरुक्षेत्र, ओके यहाँ पे चंडीगढ़, यहाँ पे कुरुक्षेत्र, ऐसे मान लेते हैं। एट द सेम टाइम द कार डिपार्ट्स फ्रॉम कुरुक्षेत्र एंड द वन फ्रॉम चंडीगढ़, एक यहाँ से जा रही है, एक यहाँ से जा रही है। दिस कार्स विल कोलाइड इन 9 hours, कोलाइड यानी एक्सीडेंट होगा, इफ दे आर ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन, ओके। दिस कार विल कोलाइड इन 9 if they are traveling in the same direction, in 9/and in 9/7 if they are traveling in the other direction। ओके टेक्स्ट बुक जैसा ही केस है। केस नंबर 1 ऐसा है भाई, सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो एक कार चंडीगढ़ पे है, एक कुरुक्षेत्र पे है, तो यहाँ पे कोई हमारा क्या होगा बोल, तो इसकी स्पीड ज़्यादा करनी पड़ेगी, तो ही यहाँ पे कोलाइड होगा, लेकिन 9 hours चाहिए इसके लिए। 90 + D इसको लगेंगे कवर करने के लिए, और इसको D लगेंगे। केस 2 बाद में करते हैं, ठीक है। चलो तो अभी कार ए की स्पीड x km/h ले लो भाई, यस। कार बी की स्पीड y km/h ले लो, ठीक है। अभी केस 1 में ऐसा है कि 9 hours के बाद दोनों कोलाइड कर रहे हैं, यानी कि इसको यहाँ तक डिस्टेंस 9 hour लग रहे, इसको भी 9 hour लगे, ऑब्वियसली इसकी स्पीड ज़्यादा ही होगी, तो ये हो सकता है। चलो कार x की स्पीड, डिस्टेंस 90 + D अपॉन 9 hour, सो 9x = 90 + D। D को सब्जेक्ट बनाओ रे, मस्त है, टेक्स्ट बुक में है ऐसा। अभी कार बी को D/9, सो 9y = D। चलिए तो इक्वेशन क्या बनेगा, 9x - 90 = 9y, सो 9x - 9y = 90, x - y = 10। एक इक्वेशन बन गया, इसको मैं इक्वेशन में लिखता नहीं हूँ। सेकेंड इक्वेशन, सो फर्स्ट व्हेन द बोथ कार मूव इन द सेम डायरेक्शन फाइंड द सिचुएशन कैन बी रिप्रेजेंटेड एल्जेब्रिकली। हो गया एल्जेब्रिकली, हो गया भाई फर्स्ट का। ऑपोजिट डायरेक्शन में, अभी ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, इसको फिगर ड्रॉ करो कि यहाँ पे कोई कोलाइड कर रहा है, ऑब्वियसली ए की स्पीड ज़्यादा है, बी को कम डिस्टेंस लगेगा, यहाँ पे कहीं पे वो लोग कोलाइड करेंगे 9/7 hours में। इसको D चाहिए तो ये 90 - D हो जाएगा, ओके बराबर है। चलो सो x की स्पीड 90 - D डिस्टेंस काटने के बाद 9/7 hours, ऐसा ही बोला है, सो 9/7x × 90 - D y D अपॉन 9/7, तो 9/7y = D। ये D को सब्ट्रैक्ट करो, सब्जेक्ट बनाओ, सबको 9/7 डिवाइड कर लो, या 7/9 से मल्टीप्लाई कर लो, वही हुआ, यानी x + y = 10। ऑब्वियसली ऑपोजिट डायरेक्शन में एडिशन होता है, रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट है ये, इसमें रिलेटिव स्पीड माइनस होती है। सो दोनों का एल्जेब्रिकली हो गया, तो अभी x एंड y फाइंड कर लो। तो दोनों का क्या करना है आपको, एलिमिनेशन मेथड कर लो भाई, कुछ भी नहीं है। हाँ दोनों में 10-10 ही आ रहा है,
अरे वाह, नहीं ये 70 होगा, सॉरी 70 होगा ना। सो 2x इक्वल्स टू 80, x इक्वल्स टू 40। सो इसकी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर, तो y की स्पीड कितनी होगी भाई? 30 किलोमीटर पर आवर। ऑब्वियसली एक कार की स्पीड ज़्यादा ही होनी चाहिए। सो दिस टाइप ऑफ सम्स वेर आस्क्ड इन अवर टेक्स्ट बुक, लेकिन फिर से अलग तरीके से घुमा फिरा के बोला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18, 19 और 20 तीन ही बाकी है, एकदम ईजी है। नंबर केस स्टडी, आदित्य इज फिटनेस फ्रिक। ओके बराबर है, अभी वैकेशन चालू होगा, सो फिटनेस फ्रिक। ग्रेट एथलीट, ही ऑलवेज वांट्स टू मेक हिज नेशन प्राउड बाय विनिंग मेडल्स एंड प्राइजेज इन एथलेटिक एक्टिविटीज। ठीक है भाई, स्टोरी दिया हुआ है। एन अपकमिंग इवेंट फॉर द एथलीट्स was going to be organized by railways. Aditya wants to participate in 200-meter race. Okay, he can currently run the distance in 51 seconds. So 200-meter race वो 51 सेकेंड में क्लियर करता है, बट ही वॉन्ट्स टू इंक्रीज हिज स्पीड सो इज टू डू इन 31 सेकेंड। कोई बात नहीं है भाई, करो। विथ ईच डे ऑफ प्रैक्टिस ही टेक्स हिम 2 seconds लेस। बराबर है, हर रोज 2-2 सेकेंड लेस कर रहा है। हाँ, मस्त सम है, लगता है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही। अरे वही है, ही वॉन्ट्स टू मेक हिज बेस्ट टाइम इन 31 सेकेंड्स। सो हाउ मेनी डेज विल ही एबल टू अचीव हिज टारगेट? अरे यार 51 से चालू करो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। 51 2 माइनस करो 49 47, सारे के सारे प्राइम नंबर आएंगे भाई। 31 सेकेंड्स पे चले जाना हो। सो a इक्वल्स टू 51, d इक्वल्स टू -2। तो ए एन फाइंड करना है, यानी डेज मिल जाएंगे। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लास्ट टर्म मुझे पता है 31 है, कितना होगा रे? -20। सो n माइनस 1 इक्वल्स टू 10 डेज। अब ये 11 बराबर है, 11 बराबर है फाइनल आंसर। What will he wants to make his best time is 31 seconds and how many days will be able to achieve his target? So मान लो, but he wants to increase with each day of practice he takes him 2 seconds less. अभी मान लो कि he can currently run that distance 51 seconds। अभी जहां से वो स्टार्ट करेगा प्रैक्टिस करने की with the each day of practice, फर्स्ट डे में उसका टाइमिंग 49 सेकेंड्स आ गया। स्टार्ट तो यहां से करना। इन हाउ मेनी डेज विल बी अचीव टू गेट दिस टारगेट? समझो, एक बात को समझो। तो ये सेकंड जो नंबर है वो हमारा फर्स्ट डे होगा, जो क्योंकि पहले से तो वो करता आ रहा है, वो 51 सेकंड में कर रहा है। अभी स्टार्ट करेगा तो डायरेक्टली ही कैन, ऐसा नहीं बोला है कि पहले दिन में उसको 51 मिला है। सो 49 47, यानी कि उसको 10 डेज लगेंगे। 10वें दिन ऑन 10th डे ही विल अचीव। ये भाई ये बढ़िया है, 10वें दिन वो टारगेट अचीव करेगा, नहीं कि 11वें दिन पे, क्योंकि अभी तक तो वो 51 सेकेंड में घोड़ा दौड़ ही रहा था हमारा। लेकिन जहां से स्टार्ट किया प्रैक्टिस करने की, तो रोज 2-2 सेकेंड 2-2 मिनट 2-2 सेकेंड लेस हो रहा है। तो यहां से स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 4, यानी कि 10th डे में उसका टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखना भाई। What will be the difference between the time taken on 5th day and 7th day? एक काम ही करते हैं हम, एपी ही हमारी स्टार्ट कर देते हैं 49 से। 49 से ही स्टार्ट कर दो भाई, तो चल जाएगा, क्योंकि अभी ऐसा ही सब कुछ आ रहा है। What will be the difference between the time taken on 5th day and 7th day? तो 5th डे और 7th डे में क्या है भाई? 2 दिन का ही गैप है। a प्लस 4d, चार सेकंड का ही गैप आएगा, बराबर है ना? 2 दिन का गैप है। विच टर्म ऑफ एरिथमेटिक प्रोग्रेशन विल बी 120? अरे यार ये तो क्वेश्चन ही कुछ अलग है, इसके हिसाब से ही नहीं है, इसमें तो कुछ अलग ही पूछा है, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। मीन्स के ये केस स्टडी के बाहर का है। विल बी 120 मोर देन इट्स 21st टर्म। विच टर्म इज 120 मोर देन द 21st टर्म? अरे यार क्या है a प्लस 20d, a 3,
डिफरेंस कितना है, कितना है, 12 का है। सो an इक्वल्स टू 363 अगेन। थ्री 300 डिवाइड बाई 12, 25। सो n इक्वल्स टू 26, यानी 26th टर्म इज 120 मोर देन इज 21st टर्म। पूरा अलग है ये, इसका स्टडी से का साथ कुछ मिल नहीं रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 2 कैच बाकी है अभी। 15 और 20 फटाफट करते हैं। एन आइसक्रीम सेलर यूज टू सेल द शेप्स ऑफ आइसक्रीम, रेक्टेंगुलर शेप, ओके, डिफरेंट शेप्स ऑफ आइसक्रीम अलग अलग है। वन डे शीतल एंड हर ब्रदर केम टू हिज शॉप, शीतल परचेज द आइसक्रीम फॉलोइंग शेप, आइसक्रीम कोन एज द यूनियन ऑफ राइट सर्कुलर कोन, ओके, एंड द हेमिस्फेरिकल दैट हैज द सेम बेस ऑन द कोन, द हाइट ऑफ द कोन इज 9 centimeter and the radius of its base is 2. Her brother purchased a rectangular brick shaped ice cream with 9 centimeter with 4 centimeter thickness too. अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, आइसक्रीम कोन हैज द यूनियन ऑफ राइट सर्कुलर कोन एंड, तो पूरी हाइट 9 है और बेस का रेडियस 2.5 है, ठीक है, बराबर है। द ब्रदर परचेज वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम विदाउट हेमिस्फेरिकल एंड, मेरे भाई इसमें से इसकी हाइट माइनस करनी पड़ेगी भाई, 9 माइनस 2.5 यानी 6.5। ये अगर पूरा 9 ले लिया तो अटक जाओगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में वॉल्यूम ऑफ कोन विदाउट आइसक्रीम हेमिस्फीयर, तो भाई 1/3, तो R तो पता है, H पता है, आप वैल्यू ले लेना, कैलकुलेशन मेरी ज़रूरत है। वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम विथ हेमिस्फेरिकल एंड, तो टोटल करना है कोन प्लस हेमिस्फीयर, ठीक है, रेडियस तो सेम ही है, वैल्यू पुट ऑन करो और आंसर ला दो। लेकिन ये याद रखना 9 माइनस 2.5। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ हर ब्रदर आइसक्रीम, क्या यार LBH, उसको तो वही खाना है क्यूबॉइडल वाला। हुज क्वांटिटी ऑफ आइसक्रीम इज मोर एंड बाय हाउ मच, तो ब्रदर ने खाया उसका वॉल्यूम पता है, ब्रदर ने खाया वो वॉल्यूम क्या है क्यूबॉइड, और ये लड़की ने खाया, अभी जिसका वॉल्यूम ज़्यादा है उसको आंसर मार दो। चलिए, एंड द लास्ट केस स्टडी सेम वैसा ही है। वन डे विनोद वॉज from the school, so saw the carpenter working on wood, found that carving same height and same from the cylinder, the height of the cylinder is okay। एक कार्विंग कर रहा है भाई, कैविटी जैसा है कंसेप्ट, ऐसा है, ऐसा सम आयला है हमारे टेक्स्ट बुक में, आयले है। और रेडियस कितना है 7 सेंटीमीटर, ओके। सो फाइंड द स्लैंट हाइट ऑफ द कॉनिकल कैविटी, तो यार ये तो पता है, r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। 24 और 7 का क्या आता है 25, यही तो है ट्रिपलेट। सो ये फर्स्ट क्वेश्चन ओवर। सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कॉनिकल वे ऑफ कैविटी, तो कर्व्ड सरफेस एरिया किसकी, कौन, सो पाई आर एल, वैल्यू पुट आउट करो एंड यू विल गेट योर आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर में। नेक्स्ट, एक्सटर्नल कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, क्या है यार, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सो 2 पाई आर एच, सेम R और H तो बदलेगा नहीं। फाइंड द रेशियो ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया टू कोन टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, लास्ट वाला सम, फोर्थ, सॉरी और का है लेकिन फोर्थ लिखा हूं मैं। रेशियो ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन टू CSA ऑफ सिलेंडर, ऐसा पूछा है। सो पाई आर एल 2 पाई आर एच, पाई पाई कैंसल, आर आर कैंसल, एल क्या है भाई 25, एच क्या है भाई
24. So 25:48 is the ratio. समझ में आया? रेशियो ऐसा ही फाइंड हो गया। अगर उल्टा पूछा होता तो उल्टा आ जाता। डन। 20 केस स्टडीज आर डन। आपकी एग्जाम्स के लिए ये प्रैक्टिस सेशन था। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यही कॉपी टू कॉपी सम्स आएंगे, लेकिन आपका मैंने दिमाग खोल दिया है कि केस स्टडी में, मैंने पहले ही बोला था, केस स्टडी पढ़ने की बात है, उसको शांति से समझो, क्या बोला गया है, कितना बोला गया है, उतना ही लिखना है, क्योंकि 4 मार्क्स मैंने आपके बचा दिए हैं। ठीक है, मिलते हैं, बाय बाय।